बायो एनर्जेटिक्स में स्टार्ट करना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। सेल्यूलर रेस्पिरेशन है सेकंड पोर्शन, मगर पहले पढ़ेंगे क्योंकि इजी है इसलिए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का टूटना विद ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन। मतलब दो तरीके हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। जुगाड़ है ग्लूकोज से 2 एटीपी मिलती हैं कुल मिला के, और एरोबिक में 36 या 38 डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल। अगर प्रोकैरियोट है तो 38 और यूकैरियोट है तो यहाँ पे यूकैरियोट थोड़ा पीछे है, उसकी वजह है। और मैं ये लास्ट में पूछूंगा सवाल कि यूकैरियोट ने ये 2 एटीपी कम बनाई हैं, इसको कंपनसेट कैसे किया है। 2 एटीपी कम बना रहा है फिर भी एटीपी ज्यादा बन रही हैं, ऐसा ही है। 2 एटीपी और ग्लूकोज से कम बन रही हैं मगर फिर भी लाखों एटीपी ज्यादा बन रही हैं यूकैरियोट में, क्यों, ये मैं आखिर में पूछूंगा या बताऊंगा। चलो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पहला जो स्टेप है उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, 4 एटीपी का 2 एनएडीएच का बनना। ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एरोबिक, एनारोबिक सब में होता है। मतलब ये यूनिवर्सल है। साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में? अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होता तो प्रोकैरियोट में ना होता। साइटोप्लाज्म, इसके सारे एंजाइम कहाँ पे हैं? ये एरोबिक में होगा, एनारोबिक में होगा, सब में होगा। ठीक है, एरोबिक स्टेप है, एनारोबिक स्टेप है, बिना ऑक्सीजन के भी हो जाता है। सुने भाई, दूसरा स्टेप है जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलाइसिस से, जो पायरुविक एसिड बने ये 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल में, और साथ कोएंजाइम ए अटैच होता है। ये एसिटाइल जाता है एक रिएक्शन में जिसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? 4 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर 4 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके उनसे एनर्जी बनाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? ग्लूकोज के हाइड्रोजन वाले। अभी होगा क्या, ग्लूकोज से NADH बनेगी, इसमें जो हाइड्रोजन होगा ये वाला, इसमें एनर्जी होगी। लिंक रिएक्शन में भी NADH बनेगा, इसके हाइड्रोजन में एनर्जी होगी। क्रेब्स साइकिल में भी NADH FADH बनेंगे, इनके हाइड्रोजन में एनर्जी होगी। एक तो बनेंगी डायरेक्ट ATP, ये तो बन गई एनर्जी ग्लूकोज से। अब ये जो NADH बनी है, इसके हाइड्रोजन में ATP का पावर नहीं है क्या? मतलब इससे एटीपी बन सकती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास लाइट वाली एनर्जी। जब ग्लूकोज बना था तो ये हाइड्रोजन बड़े काम का है, सोने जैसा है, गोल्ड जैसा है, तो इसको लेके जाना चाहिए कहाँ पे? जहाँ पे इसको एटीपी में कन्वर्ट किया जा सके। और वो मैकेनिज्म है कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये जितने भी हाइड्रोजन कैरियर है, NADH को हाइड्रोजन कैरियर कहूँ क्या मैं कहूँ? NADH ATP और ग्लूकोज के बीच इंटरमीडिएट है। ग्लूकोज से ATP बननी थी, हाइड्रोजन बन गया NADH। अब NAD ने अच्छा किया कि हमारा हाइड्रोजन लेके, पकड़ के, उठा के, भाग के ETC पर पहुंचाया। ये लो भाई, आपका हाइड्रोजन मिला है, इससे ATP बना लो। तो जो NADH है वो ATP बनाने के लिए हाइड्रोजन लेके जाता है, कहां पर? ETC पर। तो ये हाइड्रोजन कैरियर हो गया, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, एनर्जी कैरियर हो गया। चलो 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 ठीक है। अभी कौन सा स्टेप होगा पहला? सुने भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ना, एरोबिक, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का रोल होता है इन तीनों रिएक्शन को चलाने में होता है। ये विदाउट ऑक्सीजन भी चल जाता है, विद ऑक्सीजन भी चलता है। ऑक्सीजन के होने या ना होने से ग्लाइकोलाइसिस पे फर्क नहीं पड़ता। ये समझेंगे क्यों? ये समझेंगे, ऐसा ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस के पास कोई अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट पढ़ेंगे कि क्या अल्टरनेट है। और देखें, समझें बात को,
कंक्लूड करके बता रहा हूं, ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कैरियर है ना, जब ये NADH इधर आएगी क्या लेकर, हाइड्रोजन लेकर, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर, ये हाइड्रोजन इसको देगी, तो हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट करके इधर से ATP बनाई जाएगी, नंबर 1। और दूसरी बात, जो ये हाइड्रोजन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला के बनाया जाएगा क्या, तो जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज नहीं होती, यहाँ पे यूज नहीं होती, यहाँ पे यूज नहीं होती, ETC के भी लास्ट में यूज होती है। ETC के भी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं O2, इसको तोड़ के ओनली एक एटम पानी को दिया जाता है, सॉरी हाइड्रोजन को दिया जाता है पानी बनाने के लिए, ये लास्ट में पानी बनता है। और अगर ये पानी ना बने, इट मींस ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के अलावा ETC से उतरेगा नहीं, जब ETC से उतरेगा नहीं तो नई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए नया इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया जाएगा तो ये NADH हाइड्रोजन देकर NAD में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी। अगर ये NADH पड़ी है तो भाई वापस जाके NAD वापस जाके दूसरा हाइड्रोजन लेके आ सकती है, खाली होगी तो वापस जाएगी ना, वापस कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस से हाइड्रोजन लेने, लिंक रिएक्शन से हाइड्रोजन लेने, क्रेब्स साइकिल से हाइड्रोजन लेने। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होती, NAD खाली नहीं होती, NAD इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ना चलने से लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल भी रुक जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस नहीं रुकता, क्यों, उसका भी NADH तो है, इसको NADH खाली करने का कोई और तरीका है, और वो जो तरीका है हम देखेंगे अच्छे से। अभी स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, ये ओवरव्यू है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे डाउट्स हैं, मसले हैं जो हम पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया कुछ भी नहीं, कंफ्यूजन में डाल दिया है आपको, ये कैसे होगा, क्यों होगा, पखो विचते हले दो कार्य बना तो हले, हाणे ने पखे जो छा कयूं अते थींदो। नाउ ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे कहते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारे स्टेप बताए थे, एम्बेडेन, मायरहोफ एंड परनास, एम्बेडेन, मायरहोफ एंड परनास, 3 साइंटिस्ट थे, EMP पाथवे कहते हैं इसको। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, इसके एंजाइम कहाँ पे होते हैं, सारे के सारे NAD, पायरुविक एसिड कहाँ पे बनेगा, ग्लूकोज कहाँ पे टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस वाली NADH कहाँ पे बनेगी। अगर मैं कहूं सुने भाई, अगर मैं कहूं ग्लाइकोलाइसिस वाली NADH साइटोप्लाज्म में बनी है, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन वाली NADH माइटोकॉन्ड्रिया में बनी है, तो बात सही है। अच्छा, अगर मैं कहूं ETC भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, इनर मेम्ब्रेन पर होगी, इट मींस ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH को साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया की एक दूसरी जाना पड़ेगा ETC तक। और अगर मैं कहूं लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल वाली NADH को कोई मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बनी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रही हैं। क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन कहां पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लिंक रिएक्शन इनर मेम्ब्रेन पर और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम मेम्ब्रेन पे होता है, बाकी सारी क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है। एक एंजाइम कौन सा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट, जहां पे सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे इनहिबिशन, ये बड़ा स्टेप काम का है, यहाँ पे MCQs आ सकता है, या इनहिबिशन के हवाले से आता है, या मेम्ब्रेनस एंजाइम के हवाले से आता है, या इस पे जो कुछ होता है FADH बनता है उससे होता है, या मेलोनेट की वजह से आता है, पूछ लेता है इससे। ग्लाइकोलाइसिस, ये है ग्लूकोज, कितने कार्बन है ग्लूकोज के पास, अब इसको तोड़ना है। क्या मैं ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी फ्यूल कहूं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कहूं, सबस्ट्रेट कहूं, ओके। अगर ये ना हो तो
दूसरा अल्टरनेट है फ्रक्टोज, मतलब फिर भी शुगर है। अगर शुगर ना हो तो ग्लाइकोलाइसिस तो नहीं होगी, ग्लाइकोलाइसिस तो शुगर से होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब अगर शुगर है ही नहीं बॉडी में तो दूसरा ऑप्शन है लिपिड। अब लिपिड को क्या करना पड़ेगा, फैटी एसिड को दो दो कार्बन में तोड़ना पड़ेगा। दो कार्बन मतलब एसिडाइल बनेगा, मतलब क्रेब्स साइकिल से रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी। लिपिड की रेस्पिरेशन कहां से स्टार्ट होगी, आधे से एंटर होती है लिपिड रेस्पिरेशन में, क्रेब्स साइकिल से डायरेक्ट, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो सकती। अभी बताएं ग्लूकोज क्यों सही है लिपिड से, हालांकि लिपिड ज्यादा एनर्जी देता है। क्यों लिपिड ज्यादा देता है, हाइड्रोजन ज्यादा है। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में से सेचुरेटेड और ज्यादा देता है। फिर हमने लिपिड को छोड़ के ग्लूकोज को क्यों बनाया फ्यूल, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना हो तो अगर लिपिड यूज करें देयर इज नो अल्टरनेट, बॉडी को एनारोबिक रेस्पिरेशन पे नहीं चला सकते, क्योंकि लिपिड चलेगी कहां पे, डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन के अलावा चल ही नहीं सकती। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के अलावा चल सकती है, जुगाड़ है। तो इसीलिए सबसे अच्छा बेहतरीन जो सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी फ्यूल है, वो शुगर है। शुगर में से भी ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को तोड़ना है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप हैं जिनको 2 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले 5 फेज जहां पे एनर्जी लगेगी, दूसरे 5 फेज जहां पे एनर्जी मिलेगी। पहले हम कंज्यूम करेंगे 2 एटीपी, खर्चा करेंगे, तो पहले को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंज्यूमिंग फेज कह रहे हैं, और दूसरे को यील्डिंग फेज कह रहे हैं, है ना, आउटपुट फेज कह रहे हैं, लेआउट फेज कह रहे हैं। चलो भाई, ऑक्सीडेटिव किसको कहेंगे ये हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन होगी तो मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी सेकंड में मिलती है, तो जाहिर बात है सेकंड को ही कहेंगे, मगर देखेंगे हम भाई। पहला जो रिएक्शन है वो, उस रिएक्शन का नाम है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, नॉट एटीपी। आप कहते हैं फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना, फास्फोराइलेशन का मतलब है फास्फेट का किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाना। अगर वो एडीपी के साथ बने, एटीपी बन जाए, ये भी फास्फोराइलेशन है। अगर वो ग्लूकोज के साथ जुड़ जाए तो ये भी फास्फोराइलेशन है ग्लूकोज की। तो यहाँ पे एटीपी आता है। कौन आता है, एटीपी आता है, और अपना फास्फेट ग्लूकोज को देता है और कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। फास्फेट किसको मिला, ग्लूकोज को। तो पता है ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ग्लूकोज के 6 कार्बन, और यहाँ पे लगा कौन से कार्बन पे लगा, 6ठे कार्बन पे लगा फास्फेट। तो हम ग्लूकोज को कहते हैं, तो सबस्ट्रेट था ग्लूकोज, प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फास्फेट। कन्वर्जन कौन सी हुई, फास्फेट की। कौन से कार्बन पर, एंजाइम कौन से एंजाइम ने एटीपी से फास्फेट लेकर ग्लूकोज को दिया, ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, हेक्सो मतलब 6 कार्बन वाली शुगर, काइनेज मतलब एनर्जी दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी एटीपी, या इसको हेक्सोकाइनेज कह सकते हैं, मगर इसका मोटा मोटा नाम हेक्सोकाइनेज है या काइनेज है, असली नाम ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। भाई अगर फ्रक्टोज को फास्फेट दें तो वो हेक्सोकाइनेज नहीं है क्या, वो भी हेक्सोकाइनेज है, मगर ग्लूकोहेक्सोकाइनेज से हम ये क्लियर कर रहे हैं कि शुगर ग्लूकोज है और फास्फेट ग्लूकोज को दिया जा रहा है। एंजाइम का नाम खुद लिख लें, ग्लूकोहेक्सोकाइनेज या फास्फोराइलेज कहूं, ये भी मोटा मोटा नाम है, फैमिली का नाम है, खानदान का नाम है। असल जो इसका नाम है ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। चलो जी, रिएक्शन नंबर 1 हो गया। नाउ मूविंग टू रिएक्शन नंबर 2। देखें चेंजेस क्या हो रही हैं। ये फास्फेट पहले रिएक्शन का था, अभी क्या हो रहा है, ये शुगर कौन सी थी, ग्लूकोज, अभी ये कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में। तो मुझे बताएं क्या हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज में, तो रिएक्शन को नहीं कहेंगे आइसोमराइजेशन, क्या, एंजाइम का नाम आइसोमराइजेशन, रिएक्शन का नाम, एंजाइम का नाम आइसोमरेज, फ्रक्टो आइसोमरेज।
ठीक है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने वाला आइसोमरेज। रिएक्शन नंबर कौन सा? ग्लूकोज ने कहा मैं नहीं टूटूंगा। असल ये डिमांड, आगे एक एंजाइम है वो कहता है भाई मैं ग्लूकोज को नहीं जानता, मुझे फ्रक्टोज बना के दो तो मैं उसको तोड़ दूं, इसीलिए हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना रहे हैं। और वो एनर्जी भी मांग रहा है एंजाइम तोड़ने के लिए। एक कह रहा है ग्लूकोज को नहीं तोड़ूंगा, फ्रक्टोज बना के दो, प्लस में 2 एटीपी की एनर्जी भी चाहिए। तो 1 एटीपी की एनर्जी भी दी हमने, फ्रक्टोज भी बनाया, अभी क्या रहता है? एक और एनर्जी। अब तीसरा स्टेप कौन सा है? अच्छा ये क्या बन गया? फ्रक्टोज, वही फ्रक्टोज 6 कार्बन पर फास्फेट लगा हुआ है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, खत्म करके कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पे लगा दिया है, फ्रक्टोज बन गया, आइसोमराइजेशन। समझ आ रही है? चलो जी, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बन रहा है तीसरा रिएक्शन कौन सा? फ्रक्टोज 1 पर भी फास्फेट आ गया, 6 पर तो था, 6 पर तो था, कितने फास्फेट हो गए? बाय फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट। और ये देखें स्ट्रक्चर, ये छठे कार्बन पर लगा हुआ था, ये फ्रक्टोज था, और ये नया फास्फेट लगा है कार्बन नंबर 1 पर। कौन से एंजाइम ने लगाया है? अभी सुनिए, काइनेज ठीक है, फास्फोराइलेज सही है, हेक्सोकाइनेज सही है, मगर इसका असल नाम अगर देना चाहें और एडिशन कर दें, खाली फ्रक्टोज नहीं है, फास्फो फ्रक्टो हेक्सोकाइनेज। अगर फ्रक्टोकाइनेज कह रहे हैं तो आप यूं कह रहे हैं कि ये फ्रक्टोज है, इसको फास्फेट दिया जा रहा है। अगर आप कहें कि ये फास्फो फ्रक्टोज है, अब इसको फास्फेट दिया जा रहा है, तो आपका जो नाम देना सही रहेगा। समझ आ रही है ना? क्या नाम हुआ एंजाइम का? तीसरे रिएक्शन तीसरा कौन सा हुआ? फास्फोराइलेशन। अब फास्फोराइलेशन ग्लूकोज की या फ्रक्टोज 6 फास्फेट की? बस ये फर्क है, फास्फोराइलेशन और एंजाइम फास्फोराइलेज। असल नाम फास्फो फ्रक्टो हेक्सोकाइनेज या फास्फो फ्रक्टोकाइनेज, जो भी कह लें। कितने रिएक्शन हो गए? 3। अभी जो रिएक्शन है ना चौथा, इस चौथे रिएक्शन की वजह से ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, इसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये जो चौथा रिएक्शन है, कौन सा चौथा रिएक्शन है? सुने भाई, ये है फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट। जी सर, सर 12:30 11:30 तो थी हो न, मुंहिंजो पीरियड ख़त्म थींदो 11:30, उन खां पोइ ॿियो पीरियड जो हलंदो न। अधु घंटो ब्रेक, अधु घंटो तव्हां वठंदव या फिजिक्स हलंदी? जेको बि तव्हां मां वठंदो, अधु घंटो वठंदो बसि। मां वरी जेको हितां छॾींदुमि उहो टाइम वरी ओॾे बॉइज़ खे ॾेई वठंदुमि। साॻियो ई टाइम हुजे न, साॻियो टाइम हुजे, जीअं रिक्शा आहे हो अचण वञण, रूटीन चेंज न थिए। सुने भाई, कार्बन बढ़ गए, 7 हो गए कार्बन, कार्बन हो गए 7। सुने भाई, कितने फास्फेट लगे हुए थे? 2। अब इसको तोड़ने वाला एंजाइम है, एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। एंजाइम का नाम लिख लें, याद करें, एल्डो। ये 2024 की एंट्री में पूछा जाएगा। इस चैप्टर से 7 एमसीक्यूज हैं, 7 एमसीक्यूज। अभी पहला बताया है, 7 तो करने दें। सुने भाई, गौर सां ॿुधो न मुंहिंजी ॻाल्हि, नथा ॿुधो तव्हां। ये एंजाइम कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? 3 कार्बन की एल्डिहाइड शुगर बनाऊंगा। किससे? फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज के पास फास्फेट कितने हैं? क्या मैं कहूं यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है? क्या मैं कहूं अगले हिस्से से एल्डिहाइड शुगर बनेगी, पहले हिस्से से नहीं बनेगी? तो बना क्या रहा है? एल्डिहाइड शुगर, मगर इधर वाले 3 कार्बन भी हैं, इधर से कीटोन बन जाएगी। एंजाइम का जो इंटेंशन है वो एल्डिहाइड बनाने का है, ये खुद बन रही है दूसरी शुगर कीटोन। तो एल्डोलेज एक कैटालाइटिक एंजाइम है जो फ्रक्टोज को तोड़ रहा है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक हिस्सा जो है कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन और 1 फास्फेट, ये हिस्सा क्या कहते हैं इसको? फास्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड या G3P कहूं?
ये बात याद है, ये वाली छोकरियों, ये बात याद है कि PgAl से जब नहीं, PGA से जब हाइड्रोजन ऐड होती है NADPH, ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं? रेस्पिरेशन की, फोटोसिंथेसिस की? फोटोसिंथेसिस की। NADP फोटोसिंथेसिस में होता है, NADH रेस्पिरेशन में होता है। तो केल्विन साइकिल की बात हो रही है। जब PGAl में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, लाइट रिएक्शन वाली NADPH है, हाइड्रोजन दे रही है किसको? PGA को। तो PGA जब हाइड्रोजन लेता है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे किस्सा क्या है, उल्टा है इससे। PGAl है और यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी। अब मुझे बताएं, हाइड्रोजन अगर निकलेगी तो, हाइड्रोजन निकलेगी तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन निकल रही है PGAl से, PGA बन जाएगा। मगर एक और चीज भी हो रही है, फास्फेट ऐड भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये PGA के पास कितने फास्फेट? एक था, अभी दूसरा फास्फेट भी आ गया, तो हम क्या कहेंगे इसको? 1,3 बाय PGA। ना आयो समझ में? फिर सुने, अब सुने, ये कितने मॉलिक्यूल बने हैं? एक। और ये वाला कौन सा है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। शक्ल इसकी बना के दिखाऊं? ये इसकी है शक्ल और ये इसका है फास्फेट। अभी बताएं OH कितने होंगे इसके पास? इसके पास OH कितने होंगे? बड़ी गाला यह गाल सारे शरीर दो। जो 6 कार्बन की शुगर होती है उसके पास एक एल्डिहाइड होता है या एक कीटोन, बाकी 5 कार्बन पर OH लगे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्यों कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं? जितने कार्बन उनसे एक कम। 5 कार्बन वाली शुगर के पास 4 OH ग्रुप, 4 कार्बन वाली के पास 3, 3 कार्बन वाली के पास, तो ये 3 कार्बन वाली है, कीटोन शुगर है तो 2 OH होंगे। मैं OH और H नहीं बना रहा, खाली कार्बन बना रहा हूं। केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। समझ लें यहाँ पे हाइड्रोजन ये वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कितने OH हैं? डाई हाइड्रोक्सी, इसीलिए कहा गया है डाई हाइड्रोक्सी। शुगर कौन सी है? एसीटोन। एसीटोन कीटोन का नाम है ना। 3 कार्बन वाली 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड को ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड, और 3 कार्बन वाली कीटोन को एसीटोन। तो ये 3 कार्बन वाली कीटोन है और ये 3 कार्बन वाली एंजाइम ने कौन सी बनाई है और बन कौन सी गई है? खुद ब खुद एंजाइम ने ये बनाई है और ये भी बन गई है। बाकी हिस्से से 2 शुगर बनी है। कौन से रिएक्शन से? चौथे रिएक्शन से। चौथा रिएक्शन किसने किया? एल्डोलेज ने। किसको तोड़ा? चौथे रिएक्शन को कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक फेज। क्यों? पहले रिएक्शन द रिपीट करायो। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ? ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। दूसरा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तीसरा फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट। अभी चौथा 2 हिस्से, ग्लूकोज के 2 हिस्से इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, 2 हिस्से। ग्लूकोज तो नहीं टूट रहा, एंजाइम की डिमांड थी एल्डोलेज की, मैं किसको तोड़ता हूं? तो एंजाइम एल्डोलेज के लिए हमने ये 2 ATP भी लगाई हैं और फ्रक्टोज भी बनाया है। 1,6 बाय फास्फो फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट एल्डोलेज की डिमांड थी। मतलब एल्डोलेज का सबस्ट्रेट क्या था? अब एल्डोलेज क्या करता है? तोड़ता है। तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक फेज। इस एक स्टेप की वजह से 10 स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस कह दिया है हमने। टूट यहां पे रहा है ना ग्लूकोज चौथे स्टेप में। सारी ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप हैं, सबको हमने ग्लाइकोलाइसिस कह दिया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 स्टेप भी तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हुए हैं ना। क्यों हुए हैं? इस स्टेप से रिलेटेड हैं, और बाकी जो 6 होंगे वो भी इससे प्रोडक्ट मिलेंगे तो वो भी इससे रिलेटेड हैं। तो 10 स्टेप पे मुश्तमिल है हमारी टोटल ग्लाइकोलाइसिस, और 2 फेज में। पहले 5 फेज स्टेप जो है वो प्रिपरेटरी छोड़ो घणो गालाइंदे हो तव्हां वेही करे, अॻियां वेही करे ॻाल्हायो थियूं। अभी तक ATP कितनी लगी हैं?
दो लगी हैं स्टेप नंबर 1 और 3 में। चौथा स्टेप टूटने वाला, दूसरा आइसोमराइजेशन वाला। स्टेप याद नहीं करने मगर हो जाएंगे याद। देखिए भाई अब ये इसमें कन्वर्ट होगा, क्या कहेंगे प्रोसेस को? आइसोमराइजेशन एंजाइम का नाम ट्रायो आइसोमरेज या एक्सो आइसोमरेज? ट्रायो आइसोमरेज। तो पीजीए कितने हो गए? डीएचएपी खत्म, कीटोन अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। स्टेप नंबर कौन सा? यहां तक फेज 1 पूरा, फेज 1 पूरा, 5 स्टेप, फेज 1 पूरा। अभी फेज होगा कौन सा? दूसरा। दूसरे फेज को स्टार्ट करने के लिए अगले पेज पर चलते हैं कि ये है पीजीएएल कितने। क्या मैं पहले फेज को प्रिपरेटरी एनर्जी कंज्यूमिंग फेज कहूं या एनर्जी कंज्यूम? एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? 2। अब दूसरा स्टेप शुरू। पहला जो फेज है उसके 5 रिएक्शन एक एक बार हो रहे हैं, मगर दूसरा जो फेज होगा उसके जो रिएक्शन होंगे वो डबल होंगे। वजह क्या है? पीजीएल 2 हैं, डबल डबल रिएक्शन होंगे। जो भी प्रोडक्ट बनेगा डबल बनेगा, जो भी रिएक्टेंट यूज होगा डबल होगा। समझ आ रही है? तो पीजीए कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बाय पीजीए में। ये एल्डिहाइड है या एसिड है? फास्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड। और ये 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरिक एसिड। इट मींस यहाँ पे क्या हुआ है बस आप बताएं। ये एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। क्या रिमूव करेगा? और इसके साथ कोएंजाइम भी होता है। तो ये हाइड्रोजन किसको देगा? तो एनएडी किसको किसमें कन्वर्ट होगा? एनएडीएच। पहला प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का। और ये एनएडीएच दूसरा भी बनेगा कि नहीं? क्योंकि रिएक्शन 2 बार होंगे, एंजाइम 2 बार काम करेगा, ये हाइड्रोजन 2 निकलेंगी। और सुने, ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं है, ये एक रिएक्शन 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। हाइड्रोजन का निकल जाना और फास्फेट का ऐड हो जाना। अब इस रिएक्शन को नाम दें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या ऑक्सीडेशन, और ये या डिहाइड्रोजिनेशन एंड फास्फोराइलेशन या डिहाइड्रेशन एंड फास्फोराइलेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, पानी निकला नहीं है। डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। और ये लिख लें रिएक्शन का नाम क्या? रिएक्शन न पूछ दो अचन त सही न, खबर त पए न, खबर सुठे सां पइजी वेंदी। रिएक्शन खां कॾहिं बि सवाल न आयो आहे, कॾहिं बि न आयो आहे। सवाल मां आख़िर में ॿुधायां थो तव्हांखे, 20-30 आहिनि सवाल, उहे पुछंदो, उनखां ॿाहिरि न वेंदो। हे तरी ॿुधायो मां एल्डोलेज असुल एंजाइम इहो आहे। अच्छा, 1,3 बाय पीजीए जो है, 1,3 बाय पीजीए कौन से स्टेप में बना है? नाम बताए ना स्टेप का। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक हो गया। पीजीएल की ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन? फास्फोराइलेशन हुई या डिफास्फोराइलेशन? और फास्फेट कहां से मिला? जहां पे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है साइटोप्लाज्म। एटीपी का फास्फेट नहीं है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है। आय लगाई है मैंने, साइटोप्लाज्म से पड़ा हुआ जो वैकेंसी हुई हाइड्रोजन को निकालने की, वो जगह फिल की हमने। ठीक है, तो एक फास्फेट था, अब दूसरा आ गया, नया कौन सा आया? अब ये था पीजीए, अब ये पीजीएएल बन गया, ये वाला, ये फास्फेट नया लगा है। समझ आ रही है? और यहाँ पे हाइड्रोजन थे ज्यादा, अब एक यहाँ पे कम है। ये एल्डिहाइड था, ये फास्फोग्लाइसरिक एसिड है। स्टेप नंबर 6 के बाद स्टेप नंबर 7 3 पीजीए। क्या हुआ? एक फास्फेट निकला, एक फास्फेट निकला, कौन से कार्बन वाला? 6th। 1 पर भी फास्फेट है, 3rd पर भी फास्फेट है। ये 3rd वाला पड़ा है, मतलब 1 वाला गया, ये 3rd वाला रिमेन देयर। फर्स्ट वाला जो लगा वो है ही नहीं अभी, मतलब कौन सा निकल गया? फर्स्ट वाला। तो क्या कहेंगे? 3 पीजीए। 3 फास्फेट है या तीसरे कार्बन पर फास्फेट है? चलो जी, एंजाइम का नाम बताएं। फास्फोराइलेज।
अभी फास्फोराइलेशन पीजीए की नहीं हो रही, अभी ग्लूकोज की नहीं हो रही, अभी किसकी हो रही है? एटीपी की। तो अभी यहाँ पे बनेगी एडीपी से एटीपी, और ये फास्फेट जाके मिला एटीपी इसने बनाई, ठीक हो गया फास्फोराइलेशन। ये पहली एटीपी, दूसरी भी यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी? 2 एटीपी, ये रिएक्शन 2 बार होंगे, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 7वां रिएक्शन। 8वें रिएक्शन का नाम पता है? चलो मैं पूछता हूं आपसे, क्या हुआ? कौन सी चेंजेस? केमिकल फार्मूला दोनों का सेम, स्ट्रक्चर में चेंज मतलब आइसोमराइजेशन या म्यूटेशन। तो एंजाइम को कभी कहते हैं म्यूटेज, कभी कहते हैं आइसोमरेज, आपकी मर्जी है जो भी कह लें, ये मोटा नेम है, ये असली नाम है, ठीक है। तो रिएक्शन का नाम बताएं क्या हुआ? म्यूटेशन या आइसोमराइजेशन, ठीक हो गया ना? आइसोमराइजेशन या म्यूटेशन। अब 2PGA से पता है क्या बन रहा है? पीईपी के बारे में एक बात याद रखनी है, ये मैं क्या बना रहा हूं? ये CO2, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड टू रुबिस्को, ये केल्विन साइकिल, और ये पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड इनटू पीईपी। क्या बनाया मैंने? ये फोटोसिंथेसिस का ये C4 साइकिल, इसमें पीईपी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो पढ़ाया था रुबिस्को गलती करता है, ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो C4 प्लांट ने सोचा कि भाई रुबिस्को को बाहर नहीं रखना, कार्बोक्सिलेशन करनी है, किससे? पीईपी से। तो जो पीईपी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाए कितने कार्बन वाले मॉलिक्यूल में? पहला मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पता नहीं कैसे पढ़ाऊंगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को को देकर कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाले शुगर में, जिसको कहते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें? ये समझाने के लिए मैंने बताया ये बात कि पायरुविक एसिड और पीईपी के बीच पता है रिलेशन कौन सा है? फास्फेट का। अगर पायरुविक एसिड को फास्फेट दे दें तो पीईपी बन गया, पीईपी से फास्फेट निकाल लें तो पायरुविक एसिड बन गया। तो C4 साइकिल में पायरुविक एसिड से पीईपी बनता है बाय द एडिशन ऑफ फास्फेट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। और यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? पीईपी से पायरुविक एसिड बनेगा, मतलब 10वें रिएक्शन में तो फास्फोराइलेशन होगी, पीईपी से फास्फेट निकलेगा, एटीपी बनेगी। तो भाई ये उल्टे रिएक्शन समझने हैं, ये पूछता है कभी कभी कौन सा रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का है जो C4 साइकिल के फला रिएक्शन से अपोजिट है? कौन सा रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का जो केल्विन साइकिल के रिडक्शन के उल्टा है? ये है ना, अल्डिहाइड से एसिड बनना, वहां पे एसिड से अल्डिहाइड बनती है, वहां पे रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है, समझ आ रही है ना? चलो ये रिएक्शन भी उल्टा है किसके? सॉरी ये नहीं, इसके बाद जो होगा पीईपी का। अच्छा इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? 2PGA से पीईपी का बनना। ये जो रिएक्शन है ना, देखें क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। 9th रिएक्शन में डिहाइड्रेशन, 2PGA से पानी निकला और पानी निकलने के बाद पीईपी बना, मतलब इनके बीच पानी का फर्क है। और सुने पीईपी का फुल फॉर्म क्या था? फास्फोइनोल। इनोल शुगर है, इनोल जिससे पायरुविक एसिड बनता है। इनोल शुगर फास्फेट कंटेनिंग शुगर है, फास्फेट निकाल दें बस ये पायरुविक एसिड बन गया, फास्फेट निकाल दें ये पायरुविक एसिड बन गया। तो इनोल फास्फेट कंटेनिंग मॉडिफाइड शुगर है। तो एंजाइम का नाम है एनुलेज या डिहाइड्रेज या डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रेज पानी निकालने वाला, डिहाइड्रेज या एनुलेज, एनुलेज या डिहाइड्रेज। रिएक्शन एनुलेशन या
डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोजिनेशन? सही है। रिएक्शन नंबर आखिरी, पीईपी का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना और एटीपी का एडीपी से बनना। फास्फेट कहां से आया? पीईपी से फास्फेट निकला तो पायरुविक एसिड बन गया। कितने बने पायरुविक एसिड? कितनी बनी एटीपी? क्योंकि ये कितने थे? क्योंकि ये सारे रिएक्शन डबल हो रहे हैं, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये दो हैं, ये दो हैं, पायरुविक एसिड भी दो हैं। अभी कुल मिला के बताएं, कुल मिला के जो एमसीक्यू पूछेगा ये पूछेगा, ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्टेंट कौन है? सबस्ट्रेट कौन है? पूछेगा प्रोडक्ट कौन है? पूछेगा NAD कितनी यूज हुई? 2। कन्वर्ट किसमें हुई? कितनी बनी NADH? पूछेगा ATP बनी कितनी? ADP यूज हुई और किसमें कन्वर्ट हुई? कितनी? 4। पूछेगा ATP कितनी यूज हुई और ADP कितनी में कन्वर्ट हुई? इन दोनों में से 1 और 2 में से प्रिपरेटरी में कौन यूज हुई है? ये वाली, ये सेकंड में यूज हुई है। सेकंड में क्या हुआ है? ATP बनी है या टूटी है? अच्छा, हाँ तो ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस 10 रिएक्शन, 10 ही एंजाइमेटिक रिएक्शन है, 10 एंजाइम, 10 रिएक्शन, 10 स्टेप, 2 फेज, पहले 5 स्टेप पहला फेज, दूसरे 5 स्टेप दूसरा फेज। हाँ भाई, वो और क्या, CO2 कितने? 0। ऑक्सीजन कितनी यूज हुई या बनी? 0। डिकार्बोक्सिलेशन कितनी दफा हुई? डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। ये ग्लूकोज है, ऐसे टूटा है, बस इसे हाइड्रोजन निकाली है और डायरेक्ट एटीपी बनाई है। जो डायरेक्ट एटीपी बनाई है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जो 4 एटीपी बनी है। और जो हाइड्रोजन निकाली है ये ऑक्सीडेशन है। समझ आ रही है? अब जो हाइड्रोजन निकाली है, ऑक्सीडेशन की है, ये कहां पे हाइड्रोजन? NADH के पास। और ये कहां जाएगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाके एटीपी बनाएगी। मसला होगा कौन सा? ऑक्सीजन है या नहीं। अगर 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 मैं कहूं पायरुविक एसिड बने हैं 2 ग्लाइकोलाइसिस से और ये जाएंगे ऑक्सीजन के होते हुए कौन सी रेस्पिरेशन में? एरोबिक में। मतलब कौन सा रिएक्शन होगा? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सी रेस्पिरेशन? एनएरोबिक। तो ग्लाइकोलाइसिस इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होगी, एनएरोबिक में भी होगी, प्रोकैरियोट में भी होगी, यूकैरियोट में भी होगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रही है। साइटोप्लाज्म सबके पास है, यूनिवर्सल रिएक्शन है। सारे एंजाइम साइटोप्लाज्मिक है। कोई एंजाइम, कोई रिएक्शन मेम्ब्रेन पर नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द सेल के एंजाइम मेम्ब्रेन पर होते हैं, मगर ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी एंजाइम मेम्ब्रेन से अटैच नहीं, मतलब कोई भी रिएक्शन मेम्ब्रेन पे नहीं होगा। समझ आ रही है? चलो भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के कितने स्टेप हुए? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, एटीसी 4। और एनारोबिक के ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन 2। ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन 2। अभी फर्मेंटेशन को समझें। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप हो गया है। वो छोकरियों चोदियों वाला आयो, ग्लाइकोलाइसिस एक स्टेप है ना। कम जी गाल बचाया तो एड़ी गाल आ जेका सजे सजे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो निर्चूट बुधाईंदी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के कितने स्टेप हैं? कौन से? ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक का भी है। अब मान लें एनारोबिक हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, एट दैट टाइम ये पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट होगा या लैक्टिक एसिड में, या फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा 2 अल्कोहल में।
पायरुविक एसिड कितने हैं? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, तो लैक्टिक एसिड भी 2 बनेंगे। पायरुविक एसिड 2 तो अल्कोहल भी, अल्कोहल में कितने कार्बन? 2। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल के साथ CO2 भी बनेगी। 2 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, कितने हो गए? 4। 2 कार्बन ये, 6 कार्बन पूरे। और लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन, पायरुविक एसिड में 3। तो यहाँ पे कोई CO2 प्रोड्यूस, अभी समझेंगे कैसे। कटे सटे मैं बताया ना, कटे सटे, सफा कटे सटे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एक ही रिएक्शन होता है, रिडक्शन, पायरुविक एसिड की रिडक्शन, बस। अब बस मुझे ये बताएं, क्या ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड के साथ NADH बनी थी? ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड के साथ NADH नहीं बनी थी क्या? कितने NADH बने थे? एक ग्लाइकोलाइसिस के 2 पायरुविक एसिड, ये दूसरी ग्लाइकोलाइसिस के 2 पायरुविक एसिड, 2 NADH। अभी बात सुने, एक गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, चावल भेजे हैं हमने, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, 2 नंबरी करके, डिफरेंट चावल मिला के बड़े रेट में, महंगे रेट में भेज रहे हैं। जब गाड़ियां वहां पे पहुंची तो उन्होंने चावल देखे, ये 2 नंबर हैं, तो उन्होंने गाड़ियों को वहां पे रोक दिया, खाली नहीं किया। अब जब वहां पे खाली नहीं होंगी, ईरान के अंदर कहीं भी वापस नहीं आएंगी, जब वापस नहीं आएंगी तो अगेन लोड नहीं होंगी, फिर यहां से दूसरा चक्कर तब लेके जाएंगी जब वापस आएंगी। तो NADH कहां से लोड हुआ है? NADH को हाइड्रोजन ग्लाइकोलाइसिस से मिला है, लिंक रिएक्शन से भी मिला है, क्रेब्स साइकिल से भी मिला है। ये तीनों सेम NADH नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। इधर से भी हाइड्रोजन लेके जाती हैं, उधर से भी, मतलब चावल लेके जाती हैं। कहां पे? ETC बाहर वाला कंट्री है। अब ETC कह रहा है ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मैं आपसे हाइड्रोजन नहीं लूंगा। तो NADH हाइड्रोजन ETC को नहीं दे पा रही, तो जितने भी NADH हैं वहीं पे लोडेड खड़े हुए हैं। जब ऑक्सीजन आएगी तो वो पहले इलेक्ट्रॉन उतरेंगे, नए ETC को मिलेंगे, तो NADH कन्वर्ट होगी अनलोडेड NAD में। जब NAD आएगी तो भागती आएगी, ग्लाइकोलाइसिस के पास आ गई हूं, अब दोबारा मुझे हाइड्रोजन दो, मतलब तब तक हाइड्रोजन ग्लाइकोलाइसिस रुकी रहेगी जब तक NAD वापस नहीं आती। मतलब क्या नहीं होके आती? ऑक्सीडाइज होके नहीं आती, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रिड्यूस करके नहीं आती, खाली होके नहीं आती। खाली कब होगी? जब ऑक्सीजन होगी। समझ आ रही है? तो भाई लिंक रिएक्शन वाली NADH कह रही है हम वापस नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है। क्रेब्स साइकिल वाली भी कह रही है हम भी नहीं जा पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस वाली कह रही है मुझे जुगाड़ है, मैं जा रही हूं वापस, अनलोडेड जा रही हूं वापस। भाई पता नहीं कौन सा जुगाड़ है, तो मुझे बताएं लिंक और क्रेब्स साइकिल कहां पे हुए हैं? एक एंजाइम है साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाता है। एक एंजाइम है साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनाता है। मुझे बताएं ये लिंक रिएक्शन वाले जो NADH हैं, अच्छा ये जो एंजाइम है ये NADH यूज करेगा। ये एंजाइम जो क्या बनाएगा? जो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाएगा, ये यूज क्या करेगा? कौन सी NADH साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है एंजाइम के लिए और कौन सी अवेलेबल नहीं है? तो ये एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस वाली NADH को लैक्टिक एसिड के बनाने में यूटिलाइज कर देगा। तो NADH खाली बा है, लैक्टिक एसिड बनाने वाला एंजाइम, या लैक्टिक NADH खाली बा है, अल्कोहल बनाने वाला एंजाइम। तो ये जुगाड़ है ग्लाइकोलाइसिस के पास कि ऐसा साइटोप्लाज्म में एंजाइम है जो लैक्टिक एसिड बनाता है पायरुविक एसिड से NADH को यूज करके। समझ आ रही है बात? अभी तो मैंने ये बात बताई, अभी देखते हैं कैसे होगा। सुने भाई, अभी आ गया एंजाइम कौन सा? लैक्टिक एसिड बनाने वाला। किससे बनाएगा? रिएक्टेंट कौन है? प्रोडक्ट कौन है? अभी आएगा NADH अपने हाइड्रोजन देगा, कन्वर्ट होगा NAD में। हाइड्रोजन किसको मिली? बस पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड कहेंगे। रिएक्शन कौन सा हुआ? किसकी रिडक्शन? तो रिजल्ट में ये बन गया, एक ही स्टेप में NADH खाली। अब ये खाली NAD कहां जाएगी? ये भागती जाएगी दूसरा ग्लूकोज
ग्लाइकोलाइसिस का पहला फेज करके PGAL बना के यहां पे रुका होगा। 5 स्टेप हो गए होंगे ग्लाइकोलाइसिस के, छठे फेज पे ग्लाइकोलाइसिस रुकी होगी। पर छठा फेज कौन सा? हाइड्रोजन के निकलने वाला, वहीं पे तो NAD काम आता है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस अरेस्ट है छठे फेज पे ड्यू टू द एक्शंस ऑफ NAD, ऑक्सीडाइज फॉर्म, मतलब खाली फॉर्म। कब आएगी? जब लैक्टिक एसिड बनेगा। क्यों लैक्टिक एसिड बनने से NAD खाली हो रही है? क्योंकि NADH की H वहां पे यूज हो रही है रिडक्शन में। तो NAD खाली भागती आई, ग्लाइकोलाइसिस को कहा चल पड़ो भाई। कौन सा एंजाइम खुश हो गया कि मैं अब काम करूंगा, हाइड्रोजन निकालूंगा, रिडक्शन करूंगा, छठा स्टेप परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मेरा कोएंजाइम आ गया, मतलब NAD आ गया। तो ग्लाइकोलाइसिस चल पड़ी तो 4 ATP मिली। अब जो चावल नहीं ले रहे थे, कौन? ईरान वाले, वो ये चावल फेंक के चली आई वापस। ना लो तो ना लो, हम खाली जाएंगे, थोड़े किराए पे जाएंगे, थोड़ी बचत करेंगे, जाएंगे वापस। कहां पे फेंक के आई ये चावल? प्रोडक्ट H, पायरुक एसिड को दे के आई वापस, लैक्टिक एसिड बना के आई और खाली आ गई अपना छोटा सा घर चलाने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए। भाई 36 ATP नहीं चाहिए हमें, ऑक्सीजन नहीं है, 2 ATP तो मिले, गुजारा तो करें। तो ये जुगाड़ है फॉर गुजारा करने के लिए। कहां पे जुगाड़ करने के लिए ये गुजारा है? जब हम हार्ड एक्सरसाइज करें, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करें, जो पड़ी है ऑक्सीजन वो खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो अब ऑक्सीजन चाहिए, मगर तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहां पे थी? बॉडी के अंदर, मसल के मायोग्लोबुलिन में। जो ज्यादा मस्क्यूलर होगा उसके बाद ऑक्सीजन ज्यादा है, जो मस्क्यूलर कम होगा उसके बाद ऑक्सीजन कम है। एक आदमी 10 मिनट भाग रहा है, एरोबिक चल रही है, दूसरा 1 मिनट चल रहा है, एरोबिक खत्म। कौन से आदमी के पास मसल ज्यादा है? 10 मिनट वाला। और एक है 1 मिनट के बाद एनारोबिक पे चल रहा है, फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है, तो उसमें क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ज्यादा बन गया जब वो रुका। रुकने के बाद लैक्टिक एसिड कहां पे बना? सेल के, मसल के, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल ने कहा ये एसिड बना है, निकालो। सेल ने लैक्टिक एसिड को साइटोप्लाज्म से निकाल दिया सेल मेम्ब्रेन के बाहर। मतलब लैक्टिक एसिड कहां पे आ गया? 5, 10, 20 मिनट लगेंगे सेल के बाहर निकालने में, सारे लैक्टिक एसिड निकल गए और ये सेटल हो गए एट द बॉटम ऑफ मसल। जब सेटल हो गए तो जो सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए थे उन्होंने सेंस किया, इधर भी लैक्टिक एसिड, इधर भी लैक्टिक एसिड, जिधर किधर लैक्टिक एसिड। तो उन्होंने इस केमिकल को सेंस करके ब्रेन को बताया कि भाई लैक्टिक एसिड तकलीफ दे रहा है। तो पेन पड़ जाता है मसल्स में, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने के बाद, इधर दर्द, ये वो, भागने से, टांगों में, बाहों में, इस मसल में, उस मसल में। तो भाई अब लैक्टिक एसिड को कैसे निकालना चाहिए? जब आदमी रुका, रुकने के बाद बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें ली तो ऑक्सीजन गई। जब ऑक्सीजन गई तो ऑक्सीजन ने कहा वो जो चावल फेंक के आए थे वो यूटिलाइज करने हैं। मतलब NAD किसको दिया था? पायरुक एसिड को। पायरुक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? लैक्टिक एसिड से हाइड्रोजन वापस लो। तो जैसे ऑक्सीजन आ गई है, अभी NAD कहां जाएगा? लैक्टिक एसिड के पास। भाई मैं जो हाइड्रोजन देके गया था मुझे वापस दो, ताकि मैं, वो ईरान वाले राजी हो गए, यही चावल चाहिए और कोई दे नहीं रहा, ठीक है ना। तो वो सेम जो हाइड्रोजन थी वो NAD को वापस मिल रही है और NAD कन्वर्ट हो रहा है किसमें? NADH में, और जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ATP बनाने के लिए, और लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो गया वापस। अब ये लिंक रिएक्शन करेगा, क्रेब्स साइकिल करेगा, ऐसे लैक्टिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। जब खत्म हो जाएगा तो दर्द खत्म। एक आदमी क्या करता है, दर्द पड़ गया है, पैरासीटामोल, पेनाडोल, डिस्परोल, फेब्रोल और एस्पिरिन खा ली, उसका लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा या प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, जो बता रहा था ये लैक्टिक एसिड दर्द कर रहा है। समझ आ रही है ना? पेन करना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ब्लड को अट्रैक्ट करना, स्वेलिंग करवाना, दर्द फील करवाना इज अ फंक्शन ऑफ लोकल हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस फ्रॉम एवरीवेयर।
जहां पे भी कट लगे, इंजरी लगे, केमिकल प्रोड्यूस, चोट लगे, सप्रेशन हो, इधर किधर से प्रोड्यूस होता है, तो वो बंद हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी लैक्टिक एसिड तो पड़ी है, आदमी को दर्द नहीं हो रहा, ठीक है ना, मगर लैक्टिक एसिड है। चलो भाई, लैक्टिक एसिड वापस किसमें कन्वर्ट हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ। अब ये कहां जाएगा? तो एक फर्मेंटेशन का टाइप पढ़ लिया हमने, कौन सा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि कहां पे होती है? ह्यूमंस में, एनिमल्स में, मसल्स में। समझ आ रही है? चलो जी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट बताएं, प्रोडक्ट बताएं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट, 2 लैक्टिक एसिड और 2 NAD, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी ये प्रोडक्ट बताएं। नहीं, लिंक रिएक्शन में बुक कह रहा है लैक्टिक एसिड किसके बाद हुआ? ये ग्लाइकोलाइसिस से कितने पायरुविक एसिड? यहाँ पे 4 ATP मिली, मगर इनको काउंट करेंगे नेट कितनी? 4, और ये फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बना कितने? 2। अब ये सारे की सारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अब इसमें 2 ATP, मतलब ग्लाइकोलाइसिस एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 ATP, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस वाली, नॉट इस स्टेप की। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के स्टेप की ATP नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एज अ होल की 2 ATP हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस से मिली हैं। 2 तो खर्च की थी, तो 2 निकाल लें, बाकी बची 2, तो नेट ATP जो है वो 2। ये कह रहा है बुक वाला। हाँ भाई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के 2 स्टेप हैं। कौन से 2 हैं? पहले तो भाई कार्बन निकालो, कार्बन निकल गया, कहां से निकल गया? पायरुविक एसिड। कितने कार्बन बने? 2 कार्बन को कहेंगे एसिटाल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एसिटाल्डिहाइड। अभी इस एसिटाल्डिहाइड से हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन क्या करो? ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करो, तो मतलब NADH कन्वर्टेड इनटू एंड एसिटाल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू, क्या मैं कहूं? एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH की हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्कोहल। यही तो बात है। कितने रिएक्शन हुए? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के 2 रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, या पायरुविक एसिड कह ले मोटी लेवल पर। पायरुविक एसिड ही टूट के एसिटाल्डिहाइड बना है। तो मुझे बताएं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट कितने? 2 अल्कोहल और 2 CO2 एंड 2 NAD। CO2 इधर बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी, छुट्टी। हाँ NAD हो जाएगा। कल आपके क्लासेस ऑनलाइन होंगे, सेम टाइम होगा। उसके बाद 2 दिन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे छुट्टी है आपकी। हाँ, अच्छी न सकता, रास्ता बंद होगा सफा। मंडे छुट्टी नहीं भाई, मंडे को ऑनलाइन क्लास होंगे आपके। कोर्स पूरो पो पूरी लाजमी कोर्स ऑनलाइन बढ़ता हो सिर्फ सब तो ऑनलाइन न बढ़ता हो ना, कुछ फिजिकल बढ़ता हो। मां चवां तो कोर्स पूरो थे तो तव्हांखे कढूं, तव्हांखे चऊं हलो वञो। वो हाणे डिपेंड करे थो त मां बायो मालिक्यूल में घणा ॾींहं वठां थो। 3 ऐं 3 6 ॾींहं। हा, हिकु हे हिकु ॿियो। हा, जुलाई पूरो छो?
चोॾहं डेट आहे न अॼु 22 23 ठीक है। अभी पानी पिया रहे आप, अभी कहां पे पहुंचे? पायरुविक एसिड जा रहा है कहां पे? पता है कहां जा रहा है पायरुविक एसिड? माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू परफॉर्म लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन पता है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ना उस पे पोरेंस प्रोटीन लगी हुई है, दैट इज परमिएबल फॉर ऑल छोटे मॉलिक्यूल। तो पायरुविक एसिड क्रॉस कर गया आउटर मेम्ब्रेन से और गया है कौन सी स्पेस में? याद करो, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस चो, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस चो, आउटर कंपार्टमेंट चो, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस चो। चलो अब यहाँ पे पायरुविक एसिड वेट कर रहा है अंदर जाने का, मगर ये मेम्ब्रेन पर लगी हुई प्रोटीन कह रही है नहीं भाई, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों भाई? क्योंकि आपकी साइज 100 डाल्टन से बड़ी है और हमारे पास जो कैपेसिटी है छोटे मॉलिक्यूल को क्रॉस कराने की है। तो आपके पास 3 कार्बन है, हाँ भाई है 3 कार्बन, तो एक कार्बन को निकालना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पायरुविक एसिड से एक कार्बन निकल रहा है, बाकी बच रहे हैं कितने? वो अंदर जा रहे हैं। जो कार्बन निकल रहा है वो ये निकला इन द फॉर्म ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग होती है, अपलोड भी करेंगे, अपलोड भी करेंगे। ट्रे कया है छोकरी तू पढ़े ही कौन दी पुराना पढ़े दिया, बट ट्रे थियल है ना अपलोड ट्रेओ ना है दिल अपलोड ट्रे थियल है, तो वैसे भी कौन दी पढ़ेंगे। पढ़े दी घना घंटा 5 को पढ़े दियो, 10 घंटा तो पढ़ जे 8 घंटा थोरो कनी टाइम ते 5 घंटा पढ़ी वेंदी इहा ॻाल्हि आहे। 5 घंटा पढ़े थी पर टेंशन कोन अथसि, 10 घंटा पढ़ंदा उनखे टेंशन है ना भी आहे। 10 घंटा पढ़ो, रिलैक्स ही पढ़ो, यकीन रखो पंहिंजो पाण ते, क़िस्मत ते, ऐं महिनत करण तव्हांजो कमु आहे, रिवार्ड मालिक ॾींदो तव्हांखे। छा थी चए वरी? ॾींहर त ॿुधाईंदी कोन छोकिरी वठंदी, छॾियऊं न थोड़ो तेज चवंदी कर त ॿुधां त सही न। बस हाणे नथो ॿुधां। ॿुधो सुने भाई, ये 2 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं एसिटाइल। कहां से कन्वर्ट हुआ? पायरुविक एसिड से। एसिटाइल पता है फर्क क्या है एसिटाइल और पायरुविक एसिड से में? हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब पायरुविक एसिड से क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को क्या कहते हैं? डिकार्बोक्सी, एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज। और हाइड्रोजन के निकलने को क्या कहते हैं? डिहाइड्रो। तो एंजाइम का नाम कुल मिला के क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज। ठीक हो गया? क्या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन नहीं है क्या? ऑक्सीडेशन भी हुई है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हुई है। कौन से एंजाइम ने परफॉर्म की है ऑक्सीडेटिव? क्या इसके पास अपना कोएंजाइम है NAD? क्यों है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन निकल रही है। ये सोने के बराबर है, इसको नहीं जाने देना वेस्ट। तो ये भलाई कर रही है NAD। ये एंजाइम कह रहा है मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालूंगा तो इस कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन भी निकलेंगे और मैं वो हाइड्रोजन दे दूंगा NAD को, तो NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH को। ये आपको फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 3 ATP बनवा के देंगी।
NADH। ठीक हो गया। कितने लिंक रिएक्शन होंगे? 2 पायरुविक एसिड हैं तो 2 एसिटाइल, 2 लिंक रिएक्शन। तो कितने CO2 प्रोड्यूस होंगे? 2। कितने NADH प्रोड्यूस होंगे? 2। ग्लाइकोलाइसिस में कितने? कोई एटीपी बन रही है, फास्फोराइलेशन हो रही है लिंक रिएक्शन में? नहीं। क्या बन रहा है? मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन कहां पे हुई थी? फर्स्ट फेज में, सेकंड में? सेकंड में, छठे स्टेप में। और NADH यहाँ पे बनी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। लिंक रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन एंटी कार्बोक्सिलेशन का नाम। लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? अगर लिंक रिएक्शन ना हो तो पायरुविक एसिड अंदर नहीं जा पाएगा। अगर अंदर नहीं जाएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्रेब्स साइकिल नहीं हो पाएगा। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच एक छोटा रिएक्शन है। क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करवाने के लिए, पायरुविक एसिड को क्रॉस करवाने के लिए, जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए बुक्स 3 रिएक्शन मानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ATC। लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल का हिस्सा है, क्रेब्स साइकिल के लिए है। मगर जो नए बुक हैं उन्होंने 4 रिएक्शन बताए हैं, तो हम भी 4 पढ़ेंगे। सारे बुक 4 कहते हैं। तो लिंक रिएक्शन अलग स्टेप मानते हैं हम भी। चलो भाई, लिंक रिएक्शन हो गया। अभी एसिटाइल कहां पहुंचा? अभी तक ग्लूकोज से क्या मिला है? अभी तक ग्लूकोज से क्या मिला है? 4 NADH, 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले 2 और 4 ATP, मगर नेट करें तो 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले, 4 ATP, 6 लिख गया मैं, 4 है ना। ये डायरेक्ट ATP बने हैं और इनसे ATP बनेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर। NADH अपने आप को ऑक्सीडाइज करके ATP बनाएंगे या रिड्यूस करके? अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब हाइड्रोजन देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रिड्यूस करेंगे। तो इनसे जो ATP बनेगी उनको कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकली तब भी ऑक्सीडेशन, इनसे हाइड्रोजन निकलेगी तब भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एक से दूसरी में जाएगी तब भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब इनडायरेक्ट ATP। ग्लूकोज जब टूटा तब नहीं बनी, तब NADH बनी, NADH ने जाके ATP बनाई। तो ऑक्सीडेटिव या इनडायरेक्ट ATP। और ये डायरेक्ट ग्लूकोज को तोड़ते हुए ही ATP बनाई है। तो डायरेक्ट ATP या सबस्ट्रेट लेवल पर ही बना ली ATP। समझ आ रही है? काउंट करेंगे टोटल सबस्ट्रेट लेवल पर कितनी? 4 बनी है, 2 क्रेब्स साइकिल में बनेंगी, टोटल 6 सबस्ट्रेट लेवल पर। बाकी जितने भी होंगे वो ETC से मिलेंगी। समझ आ रही है? चलो भाई, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है। और अच्छा, एसिटाइल जब बना ना, एसिटाइल, तो एसिटाइल ने कहा भाई मुझे तो जाना है कौन से रिएक्शन में? क्रेब्स साइकिल वाला जो पहला एंजाइम है ना, मुझे नहीं पहचानता, तो मुझे ऐसा कोई आदमी साथ में दें, मॉलिक्यूल दें जो मुझे जाके वहां पे एक्सेप्ट करवाए। तो एसिटाइल के साथ लिंक रिएक्शन में ही बाइंड हो जाता है कोएंजाइम A। तो ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A। तो कोएंजाइम A क्यों है? सबस्ट्रेट के साथ एकड़ो एंजाइम जो MCQs ये है कि एक्टिवेटर और कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में से फायदे तो सबके हैं, 2 लूज हैं, एक टाइटली अटैच है। कौन सा है जो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन आएगा, बाद में जाएगा? कोएंजाइम एंजाइम के साथ या सबस्ट्रेट के साथ आता है, रिएक्शन करवा के चला जाता है। एक्टिवेटर पहले बाइंड होगा फिर सबस्ट्रेट आएगा। एक्टिवेटर ब्रिज बनता है, बाइंडिंग करवाता है। समझ आ रही है? अच्छा मुझे बताओ एंजाइम का नाम क्या है? पहले एंजाइम का जो एक्सेप्ट करेगा, चलो बनेगा क्या? एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। एंजाइम का नाम है क्रेब साइकिल। एरोबिक स्टेप है, एनारोबिक। लिंक रिएक्शन भी ऑक्सीजन के अलावा नहीं होंगे, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द ऑक्सीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नहीं होंगे उसके अलावा, और इनके पास अल्टरनेट नहीं है। चलो एक और बात, क्रेब साइकिल को TCA साइकिल कहते हैं, क्योंकि जो पहला मॉलिक्यूल बनेगा सिट्रिक एसिड, उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, सिट्रिक,
एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रेट जो पहला बनेगा वकार नेट बंद थी भाई अलाए छो एड़ा निकिरी त न भाई पाण कीअं निकिरंदी न तव्हां अहिड़ी कुझु कोन कयो होॾां बंदि थी विया मथां हले थी अचे थी अच बाबा अच चला खे मन जान छॾाए टाइम न मिला अब आवाज अचे थो मुंहिंजो ॿुधो था मूंखे आवाज अचे थो आवाज जागो था अलाए कंहिं हरकत कई ॿार सिस्टम खे हैक कयईं छा बस वरी छॾे वियो अहिड़ा ॿार बि पढ़नि था चलो ठीक है ॿुधो पक ठीक है मोमेंटम खराब थी वियो पर वरी अचूं था मोमेंटम में खैर आहे मोटी अचो हाँ भाई क्रेब साइकिल कैसे स्टार्ट होती है रिएक्टेंट कौन है एसिटाइल कोएंजाइम ए और कौन सा रिएक्टेंट है एक्सेप्टर कौन है ऑक्सेलो एसिटिक एक एंजाइम है इन दोनों को मिला के ये बनाने वाला अब नाम क्या हो गया एंजाइम का बेस अच्छा क्या नाम हो गया सिट्रेट सिंथेटेज चो ना सिट्रेट द मॉलिक्यूल जो नालो आहे एंजाइम जो नालो पुछां थो मां कहां पे प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में स्ट्रोमा में मैट्रिक्स में मेम्ब्रेन पर मैट्रिक्स में और इसने बना दिया सिट्रेट सिट्रेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है 2 इसके कार्बन 4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के पास कितने होते हैं 4 और 2 6 इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं 3 इसीलिए इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तो साइकिल को क्रेब साइकिल भी कहते हैं टीसीए साइकिल भी कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं सिट्रिक एसिड क्यों क्योंकि पहला सिट्रेट बना है टीसीए क्यों क्योंकि सिट्रिक में 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और क्रेब साइकिल क्यों योने बागो साइंटिस्ट हुयो जै ये सजा रिएक्शन बुधाया असां खे वेल में विधाई त इहो पढ़ो याद कयो रटो हणो सर हैंस क्रेब साइंटिस्ट का नाम था चलो भाई स्टेप नंबर पहला कौन सा सिट्रेट फॉर्मेशन स्टेप नंबर 1 हो गया दूसरा स्टेप आइसोसिट्रेट का बनना ये मैंने 2 एरो क्यों लगाए हैं क्योंकि बीच में भी रिएक्शन होता है किसी बुक में लिखा हुआ है किसी में नहीं वो रिएक्शन क्या है सिट्रेट से वाटर का निकलना वाटर निकला तो सिट्रेट ही रहा चेंज आ गई तो इसे कहते हैं सिसिकोनीटेट और एंजाइम का नाम सिसिकोनीटेज या डिहाइड्रेज सिसिकोनीटेज डिहाइड्रेज है ना डिहाइड्रेज मोटा नाम है और असल नाम है एकोनीटेट बनाने वाला चलो सिसिकोनीटेट में वाटर अगेन ऐड मगर जिस कार्बन से निकला था उस पे ऐड नहीं हुआ तो जो ये आइसोसिट्रेट है और सिट्रेट है इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर हैं मगर कॉन्फ़िगरेशन सेम अरेंजमेंट सेम नहीं क्यों क्योंकि जहां से पानी निकला है उसी कार्बन पर अटैच नहीं हुआ तो ये आइसोमर हो गए तो ये आइसोसिट्रेट फॉर्मेशन ये आइसोसिट्रेट और सिट्रेट एक दूसरे के आइसोमर चलो भाई ये स्टेप नंबर कौन सा हो गया दूसरा ये तीसरा आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा
आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। रिएक्शन को क्या कहेंगे? मथे लिखाऊं? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये था एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन से दो मिले आपस में सिट्रेट बनाने के लिए? कोएंजाइम ए निकल गया, सिट्रेट में कोएंजाइम ए नहीं है। ठीक है, बुक खोली ना हो ना, क्रेब्स साइकिल जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कोएंजाइम ए निकल रहा है, सल्फर भी निकल रहा है। सल्फर का क्या लेना देना है यहाँ पे? तो सल्फर है ना, वो एसिटाइल और कोएंजाइम को जोड़ के रखता है, जोड़ के रखता है। पानी ऐड क्यों हो रहा है यहाँ पे? देखें, पानी आएगा तो बांड तोड़ेगा। किसका बांड तोड़ना है? एसिटाइल का कोएंजाइम ए से। कोएंजाइम ए का एहसान मानेंगे, मेहरबानी आपकी, आपने एसिटाइल हम तक पहुंचाया, अब निकलो भाई अपने सल्फर के साथ। और इसको निकालेगा कौन? पानी, एंजाइम। कौन सा? सिट्रेट सिंथेटेज। पहले एसिटाइल को कोएंजाइम ए से तोड़ता है पानी ऐड करके, फिर एसिटाइल को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जोड़ता है तो बनता है सिट्रेट, और जुदा बनता है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए हैज गॉन, और हमारे पास क्रेब्स साइकिल में बचा सिट्रेट, जो कि कन्वर्ट हुआ सिकोनीटेट में, जो कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में। अभी क्या होगा? सिट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ? सिस एकोनीटेट। सिस एकोनीटेट किस में कन्वर्ट हुआ? आइसोसिट्रेट में। अब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कितने कार्बन का है पता है? 5, ये 6, ये 6, ये 6, ये वाला 4, ये वाला 2, 2 और 4 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ पे कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, और यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुई है, और हाइड्रोजन भी निकली है। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, एंजाइम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज, और इसके साथ होता है अपना कोएंजाइम जो कि कन्वर्ट होगा NADH में। ये जाके आगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से ATP बनाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना? 3 ATP, 3 अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्टेड इनटू सक्सीनाइल, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। इट मींस यहाँ पे ये 4 कार्बन का, मतलब सेम रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन 2 बार हो रहा है, मतलब कौन सा कार्बन निकला है अभी तक? सक्सीनाइल तक ग्लूकोज के कार्बन कितने निकले? स्टार्ट से ग्लाइकोलाइसिस से 6 के 6 है गॉन। एक लिंक रिएक्शन में मतलब 2, एक क्रेब्स साइकिल में 2, दूसरी में भी 2 लिंक रिएक्शन वाले 2 ये 6 गए। तो लिंक रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कंप्लीट इनटू द वाटर एंड CO2 और हाइड्रोजन में, और ये हाइड्रोजन जाके ATP बनाएंगे। ग्लूकोज तो गया ना, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो भाई ये क्रेब्स साइकिल 1 दफा होगी, 2 दफा, तो ये रिएक्शन 2 दफा होंगे ना। तो एक क्रेब्स साइकिल में ये कार्बन निकला, दूसरी में भी। अभी सुने, ये कोएंजाइम ये कहां से आके टपका है? यहां से ऐड हुआ होगा ना। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड कोएंजाइम एडिशन। समझ आ रही है? ये ओनली ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, कोएंजाइम एडिशन नहीं है। स्टेप कितने हो गए? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। अब ये होगा छठा स्टेप, सक्सीनेट, मतलब कोएंजाइम हैज गॉन। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए था, अब सक्सीनेट, कोएंजाइम गया,
और सक्सीनाइल रहना था ना, सक्सीनेट हुआ, इट मींस यहां पे भी चेंजेस आई हैं, फास्फेट निकला है। सुने भाई, बुधो था ऑनलाइन वारो, बुधो था ॾाढे कम जी ॻाल्हि कयां थो मां। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सीनेट बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है, मगर एटीपेज एंजाइम नहीं, यहां पे एटीपेज नहीं, एटीपी बनाने वाला नहीं, जीटीपेज है। तो एज अ रिएक्टेंट एडीपी आएगी या जीडीपी? जीडीपी फास्फेट लेकर कन्वर्ट होगी जीटीपी में। देन क्या ये जीटीपी यूज कर सकते हैं एज अ एनर्जी? कभी नहीं। हाँ, यूज कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में, डीएनए फॉर्मेशन में, आरएनए फॉर्मेशन में, मगर एज एनर्जी करेंसी ओनली एटीपी। तो ये जीटीपी जाती है किसके पास? एडीपी के पास जाती है। एडीपी को कहती है मैं तुझे फास्फेट दे रही हूं और तुम बन जाओ एटीपी और सेल को एटीपी दो। तो ये एटीपी बन रही है, उससे पहले जीटीपी बन रही है, क्योंकि एंजाइम एब्सेंट है यहाँ पे मैट्रिक्स पर। ये एटीपी जाके मेम्ब्रेन पर बनेगी, एटीपीएस मेम्ब्रेन पर है, मगर रिएक्शन तो इसका है ना, इसीलिए यहाँ पे बना रहे हैं। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी। तो ये सबस्ट्रेट लेवल हुई क्या नहीं हुई? सबस्ट्रेट लेवल हुई है, सबस्ट्रेट लेवल है। यहाँ पे कितनी एटीपी बनेंगी? एक क्रेब साइकिल में, एक दूसरी में, बस ये 2 एटीपी बनती हैं क्रेब साइकिल से एक, क्रेब साइकिल से एक, दूसरी से दूसरी। पहले एटीपी कितनी बनी है सबस्ट्रेट लेवल? ओनली 4 ग्लाइकोलाइसिस में। स्टेप नंबर याद नहीं करने, वैसे 7वां और 10वां है, मगर याद नहीं करने। 7वां और 10वां स्टेप एटीपी बनाने वाला है, छठा एनएडीएच बनाने वाला है। पहले 5 एनर्जी यूज करने वाले हैं, उनमें भी पहला और तीसरा एनर्जी कंज्यूम करने वाला है ना। दूसरा आइसोमराइजेशन है, तीसरा चौथा ग्लाइकोलाइटिक है, 5वां आइसोमराइजेशन है, छठा मोटर मॉलिक्यूल। अच्छा, जो पढ़े हैं टॉपिक पहले उनके वाटर मैं पूछ लूं आपसे। ग्लाइकोलाइसिस से 2 वाटर बने हैं, बताएं कहां पे? पहले फेज में, सेकंड में? फेज नंबर कौन से में? 8 तो म्यूटेज था, 9 एनुलेज, पीपी बनाना, याद है ना? पीपी हाइड्रेज था ना, पीपी बनाने वाला। एनुलेज हाइड्रेज है, हाइड्रोलेज है, वाटर लॉस करता है। समझ आ रही है बात? चलो तो वाटर 8वें स्टेप में नहीं, 9th स्टेप में बन रहा है। कितने वाटर? क्योंकि ये रिएक्शन 2 होंगे। अभी क्रेब साइकिल से कितने बन रहे हैं? वो क्रेब साइकिल पूरी करें तो देखेंगे वाटर ऐड कहां पे हो रहे हैं, बन कहां पे रहे हैं। क्रेब साइकिल में वाटर ऐड हुआ है? नहीं हुआ, पहले स्टेप में नहीं हुआ। कहां से रिमूव थे हो? कोएंजाइम ए को निकालने के लिए, सल्फर को निकालने के लिए, पहले रिएक्शन में सिट्रेट को बनाने के लिए वाटर यूज लगा हुआ। क्रेब साइकिल कितने वाटर लगे? बाकी वो तो निकला और ऐड हुआ, छोड़ दें उसको। ना ऐड हुआ ना निकला, कुछ भी नहीं। बस आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे वाटर ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा, पता नहीं कहां पे होगा। स्टेप नंबर कौन सा? छठा। चलो भाई, सक्सीनाइल से सक्सीनेट बनता है। माए वडा लिखा दो थोड़ा मथे थे, सक्सीनेट बना, सॉरी सक्सीनेट तो बना लिया है, सक्सीनेट बन गया अभी फ्यूमरेट। हाँ भाई, एंजाइम का नाम बताएं, मोस्ट फेमिलियर पॉपुलर एंजाइम।
सक्सीनेट को डिहाइड्रोजिनेज करने वाला है ना, सक्सीनेट से हाइड्रोजन निकालने वाला, मतलब फ्यूमरेट बनाने वाला, इसको फ्यूमरेट सिंथेटेज भी कह सकते हैं, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं। और ये हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ पे NADH इज नॉट अवेलेबल, FADH इज अ कोएंजाइम अलॉन्ग विद सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसीलिए NADH को हाइड्रोजन नहीं मिल रही है, FAD को मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, FADH फ्यूमरेट पर बन रही है, FF कितनी बनी है FADH, एक ही बनेगी, अगली क्रेब साइकिल से एक और बनेगी, मतलब टोटल FADH कितनी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाने के लिए टोटल FADH दोनों कहां से बनी है, दो क्रेब साइकिल से, एक क्रेब साइकिल से एक, दूसरी से भी एक, सक्सीनेट से फ्यूमरेट के कन्वर्जन के दौरान बाय सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज या फ्यूमरेट सिंथेटेज। समझ आ रही है, ये ऑक्सीडेशन हुई कि नहीं हुई, ये ऑक्सीडेशन हुई कि नहीं हुई, ये भी ऑक्सीडेशन हुई, कितनी दफा ऑक्सीडेशन हुई है, एक और दफा भी होगी, 4 दफा ऑक्सीडेशन होती है। देखें भाई, फ्यूमरेट कन्वर्टेड इनटू मेलेट, मेलेट बाय द एडिशन ऑफ, ये वाटर एड हुआ, हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन, मेलेट सिंथेटेज एंजाइम है जो वाटर को ऐड करवाता है, फ्यूमरेट से मेलेट बनवाता है, और मेलेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बाय द रिमूवल ऑफ एक हाइड्रोजन, तो ये एंजाइम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन करने वाला डिहाइड्रोजिनेज। और ये हाइड्रोजन मिलने वाली है किसको, NAD को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी NAD। नाउ मुझे बताएं कितने एसिडाइल थे, 2, तो क्रेब साइकिल कितनी, 2, सिट्रेट कितने, ये वाला, ये CO2, ये NADH, और ये CO2, ये NADH, कितने, 2, ये ATP, दोनों क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट बना रहा हूं, 2, और ये FADH, 2, और ये H2O ऐड हुए 2, ये NADH। अब कुल मिला के अगर मैं क्रेब साइकिल के आपसे पूछूं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हाँ भाई एसिडाइल, रिएक्टेंट कौन सा है, एसिडाइल से क्या बना, CO2, NAD कितने, 3 से क्या बना, सुने, एक क्रेब साइकिल के अभी बना रहा हूं, एक के, हाँ एक क्रेब साइकिल के, एक एसिडाइल, 2 CO2, कहां कैसे, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बनने पर और सक्सीनाइल के बनने पर, समझ आ रही है, आइसोसिट्रेट के बनने के बाद, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पर दोनों इकट्ठे हो रहे हैं रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। पकार पानी तो प्यार, बस सिर्फ 2 मिनट, हलो इनके पूरो कयूं, प्रोडक्ट तो पूरा कयूं, या तो खबर अचे तो ठयो छा, हाँ भाई NADH कितने, एक क्रेब साइकिल से, तो दूसरी से टोटल CO2 कितने हो गए, 4 CO2, ये 2 लिंक रिएक्शन वाले, ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, 3 NADH ये, 3 वो, 6 NADH, दोनों क्रेब साइकिल के, यहां पे दोनों के लिख रहा हूं, और ये FAD कितने, एक क्रेब साइकिल के लिए एक, तो FADH कितने बने, एक क्रेब साइकिल में एक, मगर दोनों में 2, ADP एक, कितना है बने ATP, जो GTP से बना एक, मगर दोनों में 2, और क्या लिखना चाहिए, ये दोनों क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट हैं, ये एक क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट हैं, 2,
काथे 2 वाटर स्टार्ट में ऐड हुए, 2 मिलेट पर ऐड हुए हैं, बने नहीं है। ज्यादातर वाटर कहाँ पे बनता है? हिन सां बराबर करे वठां। बराबर त कयूं न कोर्स सिलेबस 15-20 मिंट उन्हनि खे ॾियां त क्रेब साइकिल पढ़ाए वठां मां, हिकिड़ो टॉपिक बैलेंस थी वेंदो पोइ। फर्स्ट ईयर वारो सिस्टम रखी ॿिन्ही आईडी ते ऑनलाइन। हा पोइ 2 कलाक त वठंदव न पीरियड। फिजिक्स ऐं इंग्लिश तव्हांजी अलाए थींदी अलाए न थींदी। छा चाय खणी अच भले यार, हल मां अचां थो, बस अचां थो। काॾे 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 उथो थियूं? वेहो, सवाल त ॿुधायो न जेको पढ़ियो आहे इन मां। ओ बादशाह चुप करे ॿुधो, ॿुधो बाबा ॿुधो। इहो टोटल हिन महिल ताईं एटीपी घणियूं ठहियूं सबस्ट्रेट लेवल? हाँ ॿुधायो टोटल एटीपी हिन महिल ताईं 3 रिएक्शन मां, ग्लाइकोलाइसिस मां 4, लिंक रिएक्शन मां 0, क्रेब साइकिल मां 2, माना टोटल सबस्ट्रेट लेवल 6। अचो ॿुधायो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जे लाइ NADH घणा टोटल? ग्लाइकोलाइसिस मां 2, लिंक रिएक्शन मां 2, क्रेब साइकिल मां 3 ऐं 3 6, टोटल घणा थी विया? 10। हिकु NADH 3 ATP ॾींदो, माना 30 ॾे, पर काथे काथे 28 ॾींदो आहे, सम्झदासीं। हाणे ॿुधो ॿुधो, क्रेब साइकिल मां FADH, ग्लाइकोलाइसिस मां, लिंक रिएक्शन मां, क्रेब साइकिल मां 2 हिकु ATP ॾींदो आहे 2, पोइ घणियूं ATP थींदियूं? ओ छोकिरियूं ॿुधो, 6 सबस्ट्रेट लेवल, 3 NADH मां ऐं 4 इन्हनि मां घणियूं थियूं? 3 ऐं 6 36 ऐं 4 40, मगर यूकैरियोट में 38 थींदियूं आहिनि, ठीकु आहे। ऐं 2 कंज़्यूम कयूंसीं, बाक़ी बचियूं 36, हिते 2 कंज़्यूम कयूंसीं, बाक़ी बचियूं 38। सुभाणे हितां खां अॻिते पढ़ंदासीं। FADH 2 मिलते हैं, मगर एक FADH 2 ATP देता है, 2 FADH 4 ATP देंगे।